नमस्कार। आज हम वैदिक ज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात कर रहे हैं, वेदांग। जी, वेदांग। ये असल में है क्या? और मतलब वेदों को समझने के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? हाँ, देखिए, वेदांग का मतलब ही है वेद के अंग। अंग, हाँ। ये वो सहायक शास्त्र हैं, 6 हैं कुल मिलाकर, जिनके बिना वेदों को, उनके गहरे अर्थ को समझना बहुत मुश्किल है। 6 शास्त्र। अच्छा, तो कौन कौन से हैं ये? पहला शायद शिक्षा है। हाँ, पहला है शिक्षा। इसका फोकस तो शायद उच्चारण पर है, वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण। बिल्कुल, एकदम सही और स्पष्ट उच्चारण। सोचिए, उस जमाने में ध्वनि, आवाज की शुद्धता कितनी जरूरी मानी जाती होगी। हाँ, मतलब जरा सी चूक और अर्थ बदल गया, या शायद असर भी। यही माना जाता था कि मंत्रों की शक्ति उनके उच्चारण की सटीकता में है। और देखिए, सबसे पुराना जो साहित्य है इस पर, वो प्रातिशाख्य कहलाता है। प्रातिशाख्य, हाँ, जो अलग अलग वेद की शाखाओं के उच्चारण नियम बताता है। और आज भी जैसे पाणिनीय शिक्षा है, ऋग्वेद से जुड़ी हुई। अच्छा, वो स्वरों, मात्राओं, इन सब पे बहुत बारीकी से बात करती है। ठीक है। तो उच्चारण तो हो गया शिक्षा से, पर इन मंत्रों का करना क्या है, कब करना है, इसके लिए फिर कल्प। एकदम सही पकड़ा। दूसरा वेदांग है कल्प। कल्प सूत्र हमें बताते हैं कि वैदिक कर्मकांड, यज्ञ वगैरह किस विधि से, किस नियम से करने हैं। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल गाइड हुई एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। जब ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की व्याख्या थोड़ी जटिल हो गई, समझने में मुश्किल होने लगी, तब कर्मकांडों को आसान और व्यवस्थित तरीके से बताने के लिए कल्पसूत्र लिखे गए। समझ गया। तो ये हो गया कैसे करें। अब जाहिर है ये सब समझने के लिए भाषा पर पकड़ तो चाहिए ही होगी। बिल्कुल। यहीं आता है तीसरा वेदांग, व्याकरण। व्याकरण, ये तो हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत, भाषा के नियम। हाँ, व्याकरण भाषा को एक ढांचा देता है, नियम बनाता है। शब्द कैसे बनेंगे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब। और पाणिनि के अष्टाध्यायी तो खैर है, वो तो सबसे प्रसिद्ध है ही, लेकिन उनसे पहले भी शाक्टायन जैसे वैयाकरण हुए, ऐसा पता चलता है। ये भाषा को वैज्ञानिक नजरिए से देखने की एक कमाल की कोशिश थी। सही बात है। अच्छा, अगला है निरुक्त। ये नाम मैंने कम सुना है। हाँ, निरुक्त थोड़ा अलग है और बहुत दिलचस्प भी। कैसे? ये शब्दों की व्युत्पत्ति देखता है, मतलब कोई शब्द कहाँ से आया, उसका मूल अर्थ क्या है, उसका इतिहास क्या है। अरे वाह, मतलब एटिमोलॉजी। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से प्राचीन वैदिक शब्दों की डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया दोनों है। यास्क मुनि का निरुक्त है, जो असल में निघंटू नाम की एक लिस्ट थी कठिन शब्दों की। निघंटू, हाँ, उसी की व्याख्या है यास्क का निरुक्त, और इसे भारत का पहला भाषा विज्ञान का ग्रंथ भी मानते हैं। पहला भाषा विज्ञान ग्रंथ? इसे वेदों का विश्वकोश भी कहते हैं शायद। कुछ लोग कहते हैं, हाँ, क्योंकि शब्दों के गहरे अर्थ खोलता है। अद्भुत। अच्छा, शब्दों के अर्थ हो गए, उनका उच्चारण हो गया, कर्मकांड हो गए, पर मंत्रों में एक लय भी तो होती है। बिल्कुल, यहीं आता है पांचवा वेदांग, छंद। छंद, जैसे कविताओं में मीटर होता है। हाँ, वही। छंद शास्त्र वैदिक मंत्रों में इस्तेमाल होने वाले मीटर या लय की स्टडी है। गायत्री, त्रिष्टोप, जगती, ये सब मशहूर वैदिक छंद हैं। हाँ हाँ, नाम सुने हैं। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगे इसलिए नहीं थे, बल्कि मंत्रों की सही बनावट और उनके गायन के लिए बहुत जरूरी थे। अच्छा। पिंगल का छंद शास्त्र इसमें सबसे अहम ग्रंथ माना जाता है। ओके। और आखिर में छठा वेदांग, ज्योतिष। ज्योतिष, अब इसका क्या काम था? भविष्य बताना या कुछ और? देखिए, प्राचीन वैदिक ज्योतिष का मुख्य काम भविष्य बताने से ज्यादा था यज्ञों और संस्कारों के लिए सही समय, मतलब शुभ मुहूर्त निकालना। अच्छा। मुहूर्त के लिए, हाँ, किस नक्षत्र में किस दिन कौन सा काम करना शुभ रहेगा, ये सब। और यज्ञ की वेदी कहाँ बनेगी, किस दिशा में, ये भी ज्योतिष तय करने में मदद करता था। ठीक है, तो ये कर्मकांड से जुड़ा हुआ था ज्यादा। हाँ, शुरुआत में तो यही मुख्य उद्देश्य था। लगद मुनि इसके सबसे पुराने आचार्य माने जाते हैं। बाद में तो खैर वराह मिहिर, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने इसे बहुत आगे बढ़ाया। ये 6 वेदांग, इनको याद रखने का एक बड़ा सुंदर तरीका भी है शायद। हाँ, वेद पुरुष की तरह। हाँ हाँ, वो बहुत सुंदर कल्पना है कि वेद अगर एक पुरुष है तो ये वेदांग उनके अंग है। जैसे ज्योतिष को आंखें कहा गया है। आंखें? हाँ, क्योंकि वो देखता है, समय देखता है। निरुक्त को कान, क्योंकि वो शब्दों के अर्थ सुनता है, समझता है। शिक्षा नाक है, शायद सांस यानी उच्चारण की शुद्धता। हाँ, व्याकरण मुख है,
कल्प हाथ है क्योंकि उनसे कर्म होता है। और छंद पैर हैं क्योंकि वो गति देते हैं, लय देते हैं। बिल्कुल। एक श्लोक भी है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पठ्यते। बहुत खूबसूरत है ये। सच में। अच्छा, एक और बात आपने बताई थी, मुंडुको उपनिषद वाली परा और अपरा विद्या। हाँ, वो भी एक जरूरी संदर्भ है। मुंडुकोपनिषद में 2 तरह की विद्या बताई गई हैं, परा और अपरा। परा विद्या है परम ज्ञान, जिससे ब्रह्म को जाना जाता है। और अपरा? अपरा है सांसारिक या व्यवहारिक ज्ञान। और दिलचस्प बात यह है कि 4 वेद और ये 6 वेदांग, इन सबको अपरा विद्या में गिना गया है। अच्छा, मतलब ये सब उस परम ज्ञान तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं, पर खुद परम ज्ञान में नहीं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये ज्ञान की समग्र योजना में वेदांगों का स्थान दिखाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। तो अगर हम इसे समेटे, ये 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सिर्फ अलग अलग विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में वो औजार हैं, वो चाबियां हैं, जिनसे वेदों के विशाल ज्ञान को सही ढंग से समझा जा सकता है, उसे सुरक्षित रखा जा सकता है और जीवन में उतारा जा सकता है। बिल्कुल। ये ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक पूरा सिस्टम था। और यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए कि जिस तरह वेदांगों ने वैदिक ज्ञान को उच्चारण, व्याकरण, कर्मकांड का समय, इन सब को एक स्ट्रक्चर दिया, एक ढांचा दिया, क्या ज्ञान को इस तरह सिस्टमेटाइज करने, सूत्रबद्ध करने की इस सोच ने भारत में बाद में जो दर्शन या शास्त्र विकसित हुए उनको भी प्रभावित किया होगा? ये सोचने वाली बात है। ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने का ये तरीका कितना प्रभावशाली रहा होगा आगे चलकर भी। हाँ, ये विचारणीय है।